Hello everyone, welcome to 12th Commerce Economics lecture. Today we are going to start with page number 14, chapter number 3, that is utility analysis. Utility analysis के अंदर page number 14 we are going to learn regarding significance of law of DMU. Significance of law of DMU. So let us start. As we have completed with the law, we understood that as the additional commodity increases of a given stock which we already have, it diminishes the utility, right है? तो इसका बेनिफिट क्या है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में? इस लॉ का बेनिफिट क्या है? तो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस देख रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म, जो अभी अभी हमने ऊपर देखा 5 क्रिटिसिज्म, उसके अलावा the law of diminishing marginal utility is very popular and an important law in economics because of the universal application. इसका जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, मतलब सब जगह पर ये अप्लाई होता है. That's why it is very significant. First is usefulness to the consumer. किसके काम आता है? कंज्यूमर के काम आता है. अच्छा, कंज्यूमर के काम कैसे आता है? This law creates awareness among the consumer to obtain maximum utility from the limited resources. It is necessary to diversify the consumption. तो देखो यहाँ पर पहली चीज क्या समझ में आती है कि अगर सेम कमोडिटी हम बार बार कंज्यूम करेंगे तो हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो अगर हमको अपनी यूटिलिटी बरकरार रखनी है, अगर हमको अपनी यूटिलिटी बेटर रखनी है, ज्यादा रखनी है, तो क्या करना पड़ेगा? लेट अस डाइवर्सिफाई. डाइवर्सिफाई करने का मतलब डोंट स्टिक टू अ सिंगल प्रोडक्ट, चेंज इट. क्या करते रहो? चेंज करते रहो. ठीक है ना? तो अगर कंज्यूमर ने ये पर्टिकुलर लॉ को समझ लिया है तो उसको क्या चाहिए? ही वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी. ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी उसको चाहिए. तो उसको आइडिया आ गया, उसको मालूम है कि एक ही कमोडिटी में यूज करता रहूंगा ना तो फिर क्या होगा? मेरी यूटिलिटी कम हो जाएगी. तो मुझे क्या करता रहना चाहिए? मेरे पास जो रिसोर्सेस हैं उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए. दैट मीन्स आई नीड मोर कमोडिटी. ठीक है ना? तो यहां पर फॉर्मूला दिया गया है कंज्यूमर को कि उसको अपना कंजम्पशन डाइवर्सिफाई करना चाहिए. डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या हो जाता है? डोंट पिक अप अ सिंगल प्रोडक्ट एवरी टाइम. एवरी टाइम और एवरी नाउ एंड देन आपको क्या करते रहना चाहिए? चेंज करते रहना चाहिए टू इंक्रीज योर यूटिलिटी. नंबर 2, यूजफुलनेस टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट है यहाँ पर? The law is useful to the government in framing various policies such as प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी. अब प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी क्या होता है? हमारे इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी होता है. यस और नो? इंडिया में होता कैसा है? 2 लाख टू 5 लाख और लेस देन 5 लाख. हम कितना टैक्स यहाँ पर यूज करते हैं? 5%. ये टैक्स स्लैब बता रहा हूं. ठीक है? स्लैब नंबर 2, 5 लाख और मोर देन 5 लाख to less than 10 lakhs, it is 10%. More than 10 lakh to less than 20 lakhs, it is 20%. And more than 20 lakh, it is 30%. तो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन और पर्सन जितना ज्यादा कमाएगा, गवर्नमेंट उसके ऊपर प्रोग्रेसिव टैक्स लगाता है. कैसा? प्रोग्रेसिव. जितना ज्यादा आप कमाओगे उतना ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. तो कोई एक पर्सन है यहाँ पर
ठीक है, ही इज अर्निंग 10 लाख, और दूसरा पर्सन है ही इज अर्निंग 25 लाख। ठीक है, दो इंडिविजुअल हमारे सामने हैं, एक का अर्निंग क्या है एनुअल 10 लाख, दूसरा का अर्निंग कितना है 25 लाख। तो यहां पर क्या होता है, इनका ये जो 10 लाख का इनकम है ना डिवाइड हो जाता है। पहले क्या होगा, फर्स्ट फेज अप टू 5 लाख, तो 5 लाख तक इनको कितना परसेंटेज देना पड़ेगा, 5%। नंबर 2 5 लाख टू 10 लाख, है ना, 5 लाख टू 10 लाख, तो ये कितना निकलता है, अगेन 5 लाख ही निकलता है। अगर 5 लाख से 10 लाख तक का फिगर हम लोग बीच का गैप देखेंगे तो कितना निकलेगा, 5 लाख। तो 5 लाख पे कितना रहेगा नेक्स्ट, 10%। ये सेकंड स्लैब है, और इसका इनकम कितना है, इसका इनकम 10 लाख ही है। तो 5 लाख पे 5%, हाउ मच इट इज, 25,000 प्लस 5 लाख पे 10% कितना आएगा, 50,000। तो ये जो पहला इंडिविजुअल है इसको टोटल टैक्स कितना भरने को आ गया, 75,000, है ना। फर्स्ट 5 लाख पे 25,000, नेक्स्ट 5 लाख पे 50,000। अच्छा, थर्ड फेज 10 लाख टू 20 लाख, 10 लाख टू 20 लाख, इस पे कितना परसेंट है, 20% है। ठीक है, तो 10 लाख टू 20 लाख कितना कितना इनकम होता है, 10 लाख, तो 10 लाख का 20% 2 लाख, राइट। और फिर इस व्यक्ति का इनकम कितना है, 25 लाख है, मतलब यहाँ पर 5 लाख एक्स्ट्रा हो गया। तो इस 5 लाख पे कितना परसेंट लगेगा, इस 5 लाख पे 30% का टैक्स लगेगा, दैट मीन्स 1.5 लाख। ठीक है, तो ये जो पर्सन बी है उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 25 प्लस 50 प्लस 2 लाख प्लस 1.5 लाख, तो टोटल 4,25,000। ये बात समझ में आई क्या। तो जो जितना ज्यादा अर्न कर रहा है, जो जितना ज्यादा अर्न कर रहा है, गवर्नमेंट उसके ऊपर उतना ज्यादा टैक्स इंपोज करती है। सर ऐसा क्यों, और लॉ से इसका क्या रिलेशन है। लॉ से ये रिलेशन है कि लॉ ने हमको बताया कि किसी भी कमोडिटी का जो यूटिलिटी है, कौन सा यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज। एंड इट इज इवन अप्लीकेबल ऑन मनी, है ना। जितना यूटिलिटी गरीब व्यक्ति के पास मनी का होता है, अमीर व्यक्ति के पास उससे यूटिलिटी कम होता है कि नहीं। तो इसके पास से अगर हम ज्यादा टैक्स वसूल करेंगे ना, उसको इतना पेन नहीं होगा जितना आप गरीब व्यक्ति के पास से टैक्स वसूल करते हैं। गेटिंग इट। तो यहां पर गवर्नमेंट को हेल्प मिलता है कि वो एक प्रोग्रेसिव सिस्टम डेवलप करे टैक्स का, प्रोग्रेसिव सिस्टम डेवलप करे टैक्स का। गेटिंग इट एवरीवन। द गवर्नमेंट use this particular law in making progressive tax policies और ट्रेड पॉलिसी और प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग भी उसी तरीके से वो सेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो लग्जीरियस कमोडिटी होता है, हमने देखा ना हमारा जो जीएसटी भी लगता है लग्जीरियस कमोडिटी के ऊपर ज्यादा लगता है 18%, और जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसके ऊपर 0 लगेगा या 5% तक लगेगा। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, है ना, फूड ऑर्डर करते हैं, तो वहां पर आपको कितना पे करना पड़ेगा, ओनली 5%। बट आप फ्रूट परचेस करो, टेक्स्ट बुक परचेस करो, तो उसके ऊपर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो प्राइसिंग पॉलिसी होती है इसको डिसाइड करने में भी हेल्प मिलता है।
कि असेंशियल कमोडिटी का प्राइस क्या होना चाहिए, लग्जरियस कमोडिटी का प्राइस क्या होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, पैराडॉक्स मतलब क्या होता है, जहां पर आपका अंडरस्टैंडिंग या लॉजिक प्रॉपर सेट नहीं हो रहा है। व्हाट डज इट मीन? वी हैव वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वी हैव टू वैल्यूज, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन exchange. For example, we have water. What we have? Water. Water हमें कहाँ से मिलता है? Water we get it from rain, है ना? Rain से फिर रिवर्स में आएगा, पॉन्ड्स में आएगा, फिर उसका क्लीनिंग होता है, फिर हमें टैप वाटर मिलता है। ठीक है, हाँ, अदर देन दैट यू कैन गो टू द मार्केट एंड परचेस इट, लेकिन वो एक डिफरेंट थिंग हो गया। बट जो रेन वाटर है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना? अच्छा, एक तरफ रेन वाटर है और दूसरी तरफ डायमंड है ना? रेन वाटर एंड डायमंड। मैं यहां पर बताता हूं या मैं पूछता हूं कि क्या हम विदाउट वाटर जिंदा रह सकते हैं? कैन वी लिव विदाउट वाटर? आंसर इज नो, है ना? मैक्सिमम फॉर द पीरियड ऑफ 11 days और 12 days, है ना? आफ्टर 11 और 12 days there are consequences, right? But can we live without diamond? क्या बिना डायमंड के हम जिंदा रह सकते हैं? यस, बहुत लोग रहते हैं। बहुत लोगों ने तो अपने रियल लाइफ में कभी डायमंड देखा भी नहीं होगा। यस और नो? तो यहां पर हमको दिखाई देता है वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज, बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। और यहां पर दिखाई देता है वैल्यू इन एक्सचेंज। तो मुझे बताओ विच इज मोर इंपॉर्टेंट, वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट और डायमंड इज मोर इंपॉर्टेंट? यू विल से सर डेफिनेटली वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट, पानी नहीं तो जीवन नहीं। लेकिन किसका प्राइस ज्यादा है? वाटर इज कॉस्टली और डायमंड इज कॉस्टली। तो आप बोलोगे सर डायमंड इज कॉस्टली, डायमंड इज हैविंग हाई प्राइस बिकॉज ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज। गेटिंग इट? तो ये एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है कि जिसके बिना हम जी नहीं सकते उसका प्राइस कम है, और जिसके बिना लाइफ चल सकती है इजीली उसका प्राइस इतना ज्यादा है। सो इट्स अ पैराडॉक्स इन वैल्यू, राइट? So the law of diminishing marginal utility help us to understand the paradox of value. इस वैल्यू को समझने में वो हमें मदद करता है। It includes goods what have more value in use and zero or less value in exchange. इसके अंदर ये दोनों टाइप के गुड्स आते हैं, जिसके अंदर वैल्यू इन यूज जहां पर ज्यादा है और वैल्यू इन एक्सचेंज जहां पर कम है, सच एज एयर, वाटर, सनशाइन। इसमें क्या है? वैल्यू इन यूज इज मोर रादर देन वैल्यू इन एक्सचेंज। आप किसी को वाटर आजकल सेल होता है, चलो ठीक है, आपको 1 लीटर 20 रुपीज का मिलता है, बट ठीक है, कॉस्टली होते होते वो कितना होगा? 50 रुपीज, 100 रुपीज होगा, है ना? अब वाटर का बॉटल आपको ऐसा नहीं ना 20,000 रुपीज का 1 बॉटल वाटर मिलेगा। इट इज नॉट लाइक दैट, राइट? तो यहाँ पर वैल्यू इन एक्सचेंज कम है और वैल्यू इन यूज ज्यादा है। और हम बात करें जहां पर वैल्यू इन एक्सचेंज क्या हो? ज्यादा हो बट लेस इन वैल्यू इन यूज, जैसे गोल्ड। गोल्ड का ऐसे कुछ यूज नहीं है। यूज मतलब आप ऑर्नामेंट बना सकते हैं, आप अपना प्रेस्टीज शो कर सकते हैं, या किसी टेक्नोलॉजी में गोल्ड का इस्तेमाल हो सकता है, डायमंड का इस्तेमाल हो सकता है। तो वैल्यू इन यूज इज लेस बट वैल्यू इन एक्सचेंज इज मोर बिकॉज दे आर रेयर इन नेचर, दे आर रेयर इन नेचर, स्कैर्स इन नेचर, है कि नहीं? whereas एयर, वाटर, सनशाइन आर abundant in nature, फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर एक क्रिएट होता है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पॉइंट नंबर 4, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसके आगे आपको एक चैप्टर आएगा लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब तक आपको किसी कमोडिटी में यूटिलिटी दिखाई नहीं देगी तब तक आपको उसकी इच्छा नहीं होगी, है कि नहीं? किसी चीज का डिमांड आप कब करते हो? जब आपको लगता है कि इसके अंदर यूटिलिटी है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू हैव एनी डिजायर फॉर द सेम।
आपको कोई डिजायर नहीं होगा। तो पहले उसमें क्या होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए। पहले क्या होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए। अभी कोई वेजिटेरियन पर्सन है, ठीक है ना, वेजिटेरियन पर्सन है एंड ही इज गोइंग समवेयर, और स्ट्रीट पे आप उसको कहीं पर फूड स्टॉल दिखाई दिया जहां पर 80% डिस्काउंट लगा हुआ था। कितना, 80% डिस्काउंट, मीन्स जो प्रोडक्ट 1000 रुपीज का था वो वहां पर 200 रुपीज का मिल रहा है, लेकिन वो क्या है, वो नॉनवेज है। अब ये व्यक्ति वेजिटेरियन है, प्राइस कुछ भी कम होने दो, ज्यादा होने दो, क्या ये इसके लिए यूटिलिटी क्रिएट करता है? आंसर इज नो, क्योंकि वो वेजिटेरियन है और ये नॉन वेज मिल रहा है। तो क्या वो उसके लिए डिमांड करेगा? आंसर इज नो। समझ में आ रहा है? तो ये जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये बेसिस है, किसका बेसिस है? डिमांड का बेसिस। कि जिस व्यक्ति को समझ में आ गया कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा? डिमांड करेगा। देखो बहुत लोग होते हैं ना, नया नया पीस मोबाइल का सेलफोन मार्केट में आता है, जैसे न्यू एप्पल का आईफोन लॉन्च हुआ, आई डोंट नो अभी करंटली क्या चल रहा है। तो सपोज आईफोन 13 इज गोइंग टू लॉन्च। अभी इसका जब भी लॉन्च होगा तो इसका प्राइस हाई होगा, वी विल कंसीडर अप्रोक्सीमेट अराउंड 1.5 लाख, ठीक है ना। अच्छा, लॉन्च होने के 6 मंथ के बाद अगर कोई जाता है ये फोन परचेस करने के लिए, तो क्या फिर भी प्राइस सेम होगा? टेल मी। लॉन्च होने के 6 मंथ के बाद न्यू पीस कोई परचेस करने जा रहा है, सेकंड हैंड नहीं परचेस करने जा रहा है, न्यू पीस परचेस करने जा रहा है, क्या यही प्राइस रहेगा या प्राइस रिड्यूस हो जाएगा? डेफिनेटली प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। आप देखेंगे उस प्राइस में 3 to 4,000 रुपीज का तो डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया, वो चार्म नहीं रहा, सबकी जो यूटिलिटी है ना, देख देख करके क्या हो गया, डाउन हो गया, एंड दे आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वर्जन। तभी वो बोलेंगे कि 13 Pro आएगा तब हम लेंगे, है कि नहीं? तो जो ओल्ड मटेरियल हो जाता है, या तो आप एग्जांपल ले लीजिए आईफोन 12 का, तो जब आईफोन 12 लॉन्च हुआ होगा उसका प्राइस और आज के दिन आईफोन आईफोन 12 लेने का प्राइस, दोनों में क्या होगा? डिफरेंस होगा। यस और नो? तो ये किसके बेसिस पे है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे। तो अकॉर्डिंगली पीपल डिमांड फॉर द सेम। The law of demand is based on the law of diminishing marginal utility. According to the law of demand, the quantity demanded of a goods rises with the fall in price. जैसे जैसे आप प्राइस कम करोगे वैसे वैसे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, एंड फॉल्स विद द इंक्रीज इन प्राइस। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड, कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते हो तो उसका डिमांड कम होगा, अगर आप किसी का प्राइस कम करते हो उसका डिमांड इंक्रीज होगा। when a consumer purchases more and more units of a goods, अगर कोई कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा एक ही टाइप के गुड्स परचेस करता है, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी स्टीडली डिक्लाइंस। तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता रहता है? कम होते रहता है, डिक्लाइन होते रहता है। हेंस ही वुड बाय एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी ओनली एट लोअर प्राइस। तो वो ज्यादा कब परचेस करेगा? जब उसको वो कम प्राइस में मिलेगा, नहीं तो वो बोलेगा कि नहीं मैं पक गया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई नया परफ्यूम या डिओड्रेंट मार्केट में आया है, आजकल क्या चलता है, ज्यादातर लोग फॉग के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। किसके बारे में बात करें? फॉग के बारे में। तो फॉग का कोई न्यू परफ्यूम या डिओड्रेंट मार्केट में आया है, तो स्टार्टिंग में जब वो लॉन्च हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया तो उसका प्राइस कुछ और होगा, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं 250 रुपीज एट द टाइम ऑफ लॉन्च। लेकिन कोई उस फॉग को 6 मंथ या 1 ईयर तक यूज कर रहा है ना, डेली बेसिस पे यूज करता है, रेगुलरली वही प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज करते करते उसका फिर क्या होगा ना, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर से वो सेम प्रोडक्ट क्यों परचेस करें? अगर उसके प्राइस में डिक्लाइन होगा तो वो परचेस करेगा, नहीं तो क्या करेगा? दूसरे फ्रेग्रेंस की तरफ जाएगा, नेक्स्ट डिओड्रेंट की तरफ जाएगा, अपने टेस्ट को चेंज करने की कोशिश करेगा। ही वॉन्ट समथिंग न्यू, गेटिंग इट? तो ये चीज सेलर्स को समझ में आनी चाहिए कि एक ही प्रोडक्ट कस्टमर बाय कर रहा है तो उसको हम कैसे अट्रैक्ट करें? वी कैन रिड्यूस द प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ
टाइम। तो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में न्यू लॉन्च होता है ना, स्टार्टिंग में अगर वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो उसका प्राइस हाई होता है, और धीरे 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 जब सब यूज टू हो जाते हैं तो उसका प्राइस लो हो जाता है, कम हो जाता है। यस, hence he would buy additional unit of commodity only at a lower price। तो आप कम प्राइस में अगर उसको प्रोवाइड करते हो तभी वो एडिशनल कमोडिटी परचेस करेगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर कंसेप्ट इन फ्रंट ऑफ अस इज रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, इसके बीच का जो मर्म है, एसेंस है, वो ये है, अ कस्टमर शुड पे फॉर व्हाट ही गेट्स। जितना यूटिलिटी उसको उसमें से मिलता है उसके अकॉर्डिंगली उसको पेमेंट करना चाहिए। अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं, इस कमोडिटी से मुझे उतनी यूटिलिटी नहीं मिल रही है, तो उसको उसके लिए उतना पेमेंट करना नहीं चाहिए, है ना। तो कहीं पर भी वो जाता है कस्टमर, तो पहले चेक करता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, वो प्रोडक्ट कैसा है, मेरे लिए कितना यूजफुल है, अकॉर्डिंगली ही विल डिसाइड द प्राइस। सेलर को कुछ भी बोलने दो, सेलर बोलेगा कि ये पर्टिकुलर टी शर्ट जो है वो 800 रुपीज का है, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझको तो इसमें से यूटिलिटी जो है ना वो 500 तक की मिलेगी, सो आई एम रेडी टू पे 500। मैं उसको बोलूंगा 500 में देते हो तो दो, नहीं तो फिर ठीक है, आई विल गो समवेयर एल्स। लेकिन बहुत इमरजेंसी है, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, इमीडिएटली कोई गिफ्ट परचेस करना है, उसी का शॉप ओपन है, अब वो टी शर्ट वो 1000 रुपीज में भी दे, बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी बाकी सारे स्टोर क्लोज है, मैं बोलूंगा ला भाई दे, क्योंकि आज मुझे इसमें से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, ये मुझको किसी को गिफ्ट देना है, नहीं दूंगा तो नाराज हो जाएगा, आया ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्राइस का फिक्सेशन उसके यूटिलिटी के ऊपर कर रहे हैं। किसके ऊपर कर रहे हैं, यूटिलिटी के ऊपर। Let us discuss the relationship between marginal utility and price in order to understand how the law of diminishing marginal utility forms the basis of law of demand। किस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो बेसिस बनता है, फाउंडेशन बनता है लॉ ऑफ डिमांड के लिए। इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। To understand the relation, it is essential to convert marginal utility in terms of money। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम अब जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको मनी में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, मनी में, सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड विथ मार्केट प्राइस, ताकि उसको हम मार्केट प्राइस से कंपेयर कर सकें। तो देखो, पहले मार्जिनल यूटिलिटी का हम यूनिट्स लेते थे, क्या लेते थे, यूनिट्स, अब उसको हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, मनी में। So let us assume 1 unit of marginal utility is equal to 10 rupees। हमने ऐसा समझा कि अगर आपको 1 यूनिट मिल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी का, so that is equal to 10 rupees, that is equal to 10 rupees। ये assumption लेकर के हम आगे बढ़े। मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स इज ₹50। तो हमने एक एक्स कमोडिटी ले लिया, कोई भी एक कमोडिटी आप अपने माइंड में सोच सकते हो कि उसका एक यूनिट कितने रुपए का है, 50 रुपीज का है, ठीक है। अब हम इस डेटा के साथ कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन। तो हमने एक टेबल बना लिया और यहां पर लिख दिए नंबर ऑफ यूनिट, जैसा कि हम कंज्यूम करते हैं। तो सेम यूनिट हम यहां पर देखेंगे, यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 6, राइट है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स, मतलब आपने फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम किया तो वहां से आपको कितना यूटिलिटी मिला, 10 यूटिलिटी मिला। कितना यूटिलिटी मिला, 10 यूटिलिटी। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर एग्जांपल क्या लिया, हमने यहाँ पे एज्यूम किया था 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 10 रुपीज, है ना। तो हमको जो भी यहाँ पर यूनिट मिला है, 10 यूनिट मिला है, तो ये 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 रुपीज से। तो हमको आंसर क्या मिला, 10 into 10 दैट इज 100। दैट मीन्स
एक कमोडिटी या 1 यूनिट कंज्यूम करने पर मुझको 100 रुपीज का क्या मिला, यूटिलिटी मिला। मैंने क्या किया, मैंने मेरे यूनिट को रुपी में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से सेकंड कमोडिटी कंज्यूम किया तो मुझे 80 रुपीज का यूटिलिटी मिला। थर्ड कमोडिटी कंज्यूम किया, मुझे 70 रुपीज का यूटिलिटी मिला। फोर्थ कमोडिटी कंज्यूम किया, मुझे 50 रुपीज का यूटिलिटी मिला। फिफ्थ कमोडिटी कंज्यूम किया, मुझे 30 रुपीज का यूटिलिटी मिला। एंड अकॉर्डिंगली सिक्स जब मैंने कंज्यूम किया तो मुझे सिर्फ 10 रुपीज का यूटिलिटी वहां से मिला है। और सिंपल बात है कि मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब मार्केट में प्राइस कितना था, मार्केट में हमने यहाँ पर एज्यूम किया कि एक यूनिट का 50 रुपीज है। एक यूनिट का कितना है, 50 रुपीज। अब हम कंपेयर करेंगे, जब कस्टमर फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम कर रहा है तो उसके हिसाब से उसको 100 रुपीज तक का यूटिलिटी मिल रहा है, और सामने जो सेलर है वो ये 50 रुपए में दे रहा है। अच्छी बात है कि नहीं है, मुझको सेटिस्फेक्शन बहुत हुआ, और भाई उसके सामने मेरे को सिर्फ 50 रुपए ही देना है। तो क्या कस्टमर परचेस करेगा, आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि 100 मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन 50 रुपीज। ऐसे ही सेकंड कमोडिटी जब मैं कंज्यूम किया तो मुझे कितना यूटिलिटी मिल रहा है, 80 रुपीज का यूटिलिटी मिल रहा है, और सामने वाला सेलर मुझको बोल रहा है आपको इसके लिए 50 रुपए देना है। मैं खुश हो जाऊंगा, अभी भी अच्छी बात है ना, क्योंकि जितना मुझे पे करना है उससे ज्यादा यूटिलिटी मुझे मिली है। सो 80 यूनिट इज मोर देन 50 रुपीज। जब मैंने थर्ड कंज्यूम किया, आई गॉट 70 रुपीज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और मुझे सामने पे कितना करना है, मुझे 50 रुपीज ही पे करना है। अभी भी फायदे का सौदा है क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन अच्छा मिल रहा है। नेक्स्ट जब मैंने फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे 50 रुपीज का वहां से क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिला, और सेलर भी 50 रुपीज ही डिमांड कर रहे हैं। सेलर का डिमांड सेम है 50 रुपीज, तो भी मेरे लिए ठीक सौदा है क्योंकि जितना मैं पे कर रहा हूं उतना सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है। फिफ्थ यूनिट पे क्या होता है, मेरी यूटिलिटी कम हो गई, 30 रुपीज मार्जिनल यूटिलिटी मुझे यहां पर मिला, और सेलर को कितना पे करना है, 50। अब मैं बोलूंगा कि नहीं, मजा नहीं आया, विल आई परचेस, विल आई गो फॉर फिफ्थ प्रोडक्ट, आंसर इज नो, मुझे नहीं जाना चाहिए। सिमिलरली सिक्स यूनिट पे भी मुझको कितना मिल रहा है, ओनली 10, और सामने पे करना है 50, विच इज वेरी हाई प्राइस। मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उससे काफी गुना ज्यादा प्राइस वो चार्ज कर रहा है। तो क्या मुझे प्रोडक्ट नंबर 5 और प्रोडक्ट नंबर 6 के लिए जाना चाहिए, आंसर इज नो। तो कोई भी एक रैशनल कंज्यूमर होगा वो अपना कंजम्पशन फोर्थ यूनिट के बाद बंद कर देगा, क्योंकि फोर्थ यूनिट पर उसको मिलता है इक्विलिब्रियम। क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम। जितना सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है उतना वो पे करने के लिए रेडी है। गेटिंग इट एवरीवन? So table 2.3 explains the relationship between marginal utility and price. तो ये टेबल के ऊपर हमने गौर किया, और इससे क्या पता चलता है, द टेबल शोज दैट अ कंज्यूमर स्टार्ट्स बाइंग यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। एक कंज्यूमर प्रोडक्ट एक्स को परचेस करना स्टार्ट करता है, उसे कंज्यूम करना स्टार्ट करता है, वन आफ्टर द अदर। मार्जिनल यूटिलिटी विच इज एडेड टू हिज स्टॉक गोज ऑन डिमिनिशिंग एज यूजुअल, जैसा लॉ ऑफ डीएमयू रूल करता है। उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। पहले में उसको 10 मिला, देन 8, देन 7, देन 5, देन 3, देन 1। उसने उसको रुपी में कन्वर्ट किया। हमने यहाँ पर एज्यूम किया था 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज। सो 10 इंटू 10 100, 8 इंटू 10 80, 7 इंटू 10 70, 5 इंटू 10 50 एंड सो ऑन। ठीक है। When marginal utility is converted in terms of money, जब हमने उसे मनी में कन्वर्ट किया, वन कैन इजिली कंपेयर इट विथ मार्केट प्राइस। तो एक व्यक्ति या कोई भी उसको क्या कर सकता है, मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर कर सकता है, विच इज शोन इन कॉलम नंबर 5 ऑफ टेबल 2.3, जो कि यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देता है कि मार्केट प्राइस 50 है और हमें यूटिलिटी मिल रहा है 100। मार्केट प्राइस 50 है,
यहाँ पर यूटिलिटी मिल रहा है 80 रुपीज। For the first 3 units consumed, it is found that marginal utility in terms of money is greater than the price paid. तो पहला 3 कमोडिटी जब हमने कंज्यूम किया तो हमें क्या मालूम पड़ा कि जो प्राइस हम पे कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हमें यूटिलिटी मिल रही है, उससे ज्यादा ही मिल रही है। A rational consumer will willingly buy these units since the benefit derived is more. तो कोई रैशनल पर्सन रहेगा ना, वो डेफिनेटली उसको परचेस करेगा, ठीक है ना। उसको मालूम है कि मैं जितना पेमेंट कर रहा हूं ना वो कम है और मुझको जो इससे यूटिलिटी मिल रही है वो ज्यादा है। एट द फोर्थ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस बिकम्स इक्वल। लेकिन फोर्थ यूनिट पे क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल हो गया। सो द कंज्यूमर कैन ऑल्सो थिंक ऑफ बाइंग दी फोर्थ यूनिट। तो कंज्यूमर बोलेगा ठीक है चलो जितना मुझे यूटिलिटी मिल रहा है सामने वाला प्राइस भी उतना चार्ज कर रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन कंज्यूमिंग दिस पर्टिकुलर यूनिट। तो फोर्थ यूनिट तक भी वो परचेस कर लेगा। इन द केस ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट्स मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड इज लेस देन द मार्केट प्राइस पेड। तो जब फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट का हम कंजम्पशन देखते हैं वहां पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी कम मिला है एज कंपेयर टू द मार्केट प्राइस। और रैशनल कंज्यूमर, देखो यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन किया, कौन से कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, रैशनल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। विल नॉट बाय फर्दर once the equality between marginal utility and price is established। तो up to प्रोडक्ट 4 फोर्थ यूनिट तक क्या डिसाइड हो गया यहाँ पर, इक्विलिब्रियम, इक्वालिटी। फ्रॉम द गिवन टेबल 2.3 फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी मेड विथ रेफरेंस टू। तो हम कौन से कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। पहला, unit which a consumer willingly buys because marginal utility is greater than the price are called intra marginal units, है ना। तो ऐसे प्लेसेस जहां हम किसकी बात कर रहे हैं, 3 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट 3 यूनिट्स तक उसके मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा थी और कम प्राइस पे करना था। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है और प्राइस कम पे करना है। नंबर 2, यूनिट्स एट विच मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल विथ प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूनिट। तो यहां पर यूनिट नंबर 4 क्या बन जाता है, मार्जिनल यूनिट। मतलब जितना हम पे कर रहे हैं उतना यूटिलिटी हमें मिल भी रहा है, न कम न ज्यादा। So MU is equal to P, that is price। और इसे हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और उस यूनिट को क्या बोलेंगे, उस यूनिट को बोलेंगे मार्जिनल यूनिट, जो कि है इसमें यूनिट नंबर 4। अब बात करेंगे नंबर 5 और 6 की। यूनिट्स विच आर रैशनल, consumer is not willing to buy, and consumer where he has to pay more than the marginal utility are called extra marginal units। क्या कहेंगे, ये जो यूनिट नंबर 5 है और यूनिट नंबर 6 है इसको कहा जाएगा एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। तो 3 यहां पर डेफिनेशन हो गए, एक हो गया इंट्रा मार्जिनल यूनिट, दूसरा है यूनिट नंबर 4 दैट इज मार्जिनल यूनिट, क्या कहेंगे, मार्जिनल यूनिट। और तीसरा है एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट, जहां पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस ज्यादा है। 10, अ रैशनल कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। दिस रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस पेव्ड द वे फॉर लॉ ऑफ डिमांड। मतलब ये एक फाउंडेशन क्रिएट करता है, ये एक बेसिस क्रिएट करता है कि कस्टमर कहां तक राजी होगा प्रोडक्ट को परचेस करने, प्रोडक्ट को परचेस करने। गेटिंग इट एवरीवन। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। So done for the day. Thanks a lot for watching. We have completed with utility analysis. Meet you in the next episode. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर,
सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।